गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर यानी कि इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 10 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 11 की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर अनुक्रम नियम का उपयोग करते हुए कुछ नामकरण से संबंधित बात की। हमने आरएस नामकरण भी स्टार्ट किया था। आरएस नामकरण इसकी हमने शुरुआत की थी। इसके कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर 1 नंबर इसको दिया जाएगा कार्बन ऑक्सीजन। इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन 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 है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, तो 2 नंबर इसको दिया जाएगा और 3 नंबर इसको दिया जाएगा और 4 नंबर। हम ऐसे चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारा नामकरण है वो ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका नामकरण तो आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्षैतिज रेखा पर हाइड्रोजन है जिसकी प्रायिकता सबसे कम है, तो हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो इसका मतलब ये कार्बन यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ COH आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4। 1 से 4 जाना है, हम 1 से 3 होकर तो जा ही नहीं सकते, वो रास्ता तो हमने गलत बताया है। हम 1 से 2 होते हुए 4 पर जाएंगे, तो देखिए क्लॉकवाइज यानी कि इसका आर आ रहा है, ये सही होगा। आप जल्दी मत करना, जल्दी करोगे तो आप उसका एस करके आओगे जो गलत हो जाएगा। इसी कंपाउंड का आर आ रहा है। अब देखिए हमारे पास CHO और ये H और OH और ये OH और H और ये H और OH और फिर ये H और OH और CH2OH। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। हमारे पास किरेल कार्बन C2 है, C3 है, C4 है और C5 है। इनके लिए हम विन्यास मतलब हम नामकरण R और S का पता लगा सकते हैं। पहले हम 2 नंबर कार्बन के लिए कर रहे हैं, तो ये कार्बन हमारे पास और यहाँ CHO और ये OH, ये 2 नंबर कार्बन है और इसके साथ में H और इसके आगे CHOH और फिर CHOH और फिर CHOH और CH2OH, और ये जुड़े हुए कंबाइंड करके लिख दिया हमने। अब 1 नंबर इसको दिया जाएगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन है यहाँ पर, उधर तो कुछ भी नहीं है, तो 2 नंबर किसको दिया जाएगा? इसको, और 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको, ठीक है। हम ऐसे चलेंगे, क्या आ रहा है? R, लेकिन R तो नहीं होता। क्यों? 4 नंबर वाला यहाँ आ गया, इंटरचेंज कर देते हम।
इंटरचेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये H यहाँ जाएगा और ये CHO और यहाँ पर OH और यहाँ CHOH, CHOH और CHOH, ऐसे चलता रहेगा ये, और लास्ट में CH2OH। 1 नंबर तो इसको दिया जाएगा, 2 नंबर इसको दिया जाएगा और 3 नंबर इसको दिया जाएगा और 4 नंबर हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो इसलिए C2 कार्बन का क्या आ गया, S आ गया। इतनी बात आई समझ में। चलो हमने C2 का निकाला, ऐसे ही हमने CH3 का निकालना है। अब देखिए CH3 कार्बन की बात करते हैं। ये CH3 कार्बन यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ OH और यहाँ पे CHOH और CHO जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CHOH और CHOH और CH2OH ये जुड़ा हुआ है। ये आप सभी जानते ही हैं कि ये सबसे कम प्रायिकता का ही होता है हाइड्रोजन। क्षैतिज रेखा पर आ रहा है तो आप डायरेक्टली पहले इसको इंटरचेंज कर लो। तो ये कार्बन इसके साथ CHOH और CHO ये आ जाएगा और ये OH ऊपर आ जाएगा और ये H नीचे आ जाएगा और ये CHOH और CHOH और CH2OH। अब 1 नंबर ये दे देंगे। फिर इधर देखो CHOH, C ये ना ऐसे है, C जुड़ा हुआ है इसके साथ में, CHOH ये तो बराबर ही हो गया। फिर CHO और इसके पास और भी बच गया तो 2 नंबर इसको दिया जाएगा और 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको। तो ऐसे आएंगे हम, ऐसे आ रहे हैं 1 से 4। तो C3 कार्बन का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, ये C3 कार्बन का हो गया। ये हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं। अब हम C4 कार्बन के लिए करें। C4 कार्बन यहाँ पर H है, यहाँ OH है, ऊपर है CHOH और CHOH और CHO और नीचे क्या है CHOH और CH2OH। हाइड्रोजन इसी रेखा पर है, सबसे कम प्रायिकता होगी। इसको पहले इंटरचेंज कर लेते हैं नंबरिंग देने से पहले, क्योंकि इंटरचेंज तो करना ही पड़ेगा हमें। तो ये कार्बन यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा और ये CHOH CHOH और CHO ये आ जाएगा इस कार्बन के साथ। इधर OH, ठीक है, और इधर CHOH और CH2OH ये आ गया। अब नंबरिंग कर दो। OH को 1 नंबर दिया जाएगा। अब देखो CHOH बराबर हो गया, फिर CHO और यहाँ पे तो CHH है, यहाँ CHO आ गया तो 2 नंबर इसको दे दिया जाएगा, 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको। तो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, R होगा। तो C4 कार्बन के लिए भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में C5 कार्बन की बात करें। C5 कार्बन की, C5 कार्बन में नीचे तो CH2OH जुड़ा हुआ है, इधर H और OH और ऊपर CHOH CHOH और CHO ये जुड़ा हुआ है। यहाँ भी OH क्षैतिज रेखा पर ही है, तो पहले इंटरचेंज कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ तो हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कार्बन यहाँ तो हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा CHOH CHOH CHO ये आ जाएगा। फिर इस पे CH2OH, ठीक है, और इस पे सॉरी यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ CH2OH ही आ जाएगा, ठीक है। अब नंबरिंग कर लो। 1 नंबर इसको दे दिया CHO, यहाँ CHH है, फिर OH है, तो 2 नंबर इसको दिया जाएगा, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। ऐसे जा रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा R।
तो इसका भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था ग्लूकोज का आरएस नामकरण। ये एक बड़े से कंपाउंड को लेकर आपको करवा दिया। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करोगे, आप बुक ले लेना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने से ही ये टॉपिक आएगा। ये हमारा आरएस नामकरण हो गया और आरएस नामकरण के साथ ही प्रकाशीय समावेशिता कंप्लीट हो गई। अब हमारी त्रिविमीय समावेशिता थी, वो दो प्रकार की थी। एक थी प्रकाशीय समावेशिता और उससे पहले हमने त्रिविमीय समावेशिता को दो भागों में बांटा, विन्यासी समावेशिता और सहरूपण समावेशिता, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो विन्यासी समावेशिता को फिर आगे हमने प्रकाशीय और ज्यामितीय समावेशिता में बांट दिया था, जिसमें से हमारी प्रकाशीय समावेशिता कंप्लीट हो गई है। उससे संबंधित विधियों पर, उससे संबंधित नामकरण पर हमने चर्चा कर ली जितना हमारे सिलेबस में था। अब हम ज्यामितीय समावेशिता की बात करते हैं। विन्यासी समावेशिता आगे दो प्रकार की होती है, तो जिसमें से प्रकाशीय कंप्लीट होगी। 2 नंबर पर आती है ज्यामितीय समावेशिता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावेशिता की बात करते हैं अपने, तो ज्यामितीय समावेशिता कौन शो करेंगे, किस तरीके के कंपाउंड जुड़े होंगे उनके साथ, तो वो कार्बन परमाणु जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और उसके साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग अलग हो, तो वो ज्यामितीय समावेशिता को प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो इसकी 2 शर्तें होती है। पहला तो ये होना चाहिए कि यौगिक के अंदर क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। यौगिक के अंदर क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, पहली शर्त तो। ठीक है, और दूसरी शर्त है कि द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ, द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए, समूह जुड़े होने चाहिए। ज्यामितीय समावेशिता जो होती है वो ज़्यादातर जो कार्बन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वही शो करते हैं। जैसे इस समावेशिता को एल्कीन शो कर सकती है, या जो ऑक्सीम होते हैं वो इस समावेशिता को शो कर देते हैं, क्योंकि उनमें भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो एक तो मान लो कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, ठीक है, एक इस कार्बन के साथ जो समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए, इस कार्बन के साथ जुड़े हुए समूह भी अलग अलग होने चाहिए, ये दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। ये इस कार्बन का समूह इस कार्बन का समूह सेम हो सकता है। जैसे हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन के ये समूह और ये समूह अलग अलग है, ये समूह और ये समूह अलग अलग है इस कार्बन के, लेकिन ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं और ये दोनों एक जैसे होते हैं और एक ही साइड में आते हैं, तो उसको बोला जाता है सिस फॉर्म। ये समूह ए है और ये बी है, इसका ये समूह ए है और ये बी है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ट्रांस कंडीशन पर होते हैं, तो इसको ट्रांस बोला जाता है। समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस। तो द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जो समूह जुड़ा हुआ है वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन दोनों कार्बन के जो समूह होते हैं वो आपस में सेम हो सकते हैं। तो ये सिस को शो करेंगे, ये एक दूसरे की ट्रांस कंडीशन पर है तो ये ट्रांस को शो करेंगे। ये ऐसे
यहाँ पे HH और उधर CH3 ये किसको शो करेंगे, सिस को। ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ H है और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 है, तो ये किसको शो करेंगे, ट्रांस को शो करेंगे। ठीक है, ये सिस को शो करेंगे, वो ट्रांस को शो करेंगे। तो इस प्रकार यौगिक के अंदर एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जो जुड़े समूह हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावेता शो करते हैं। ज्यामितीय समावेता शो करने की दो ही शर्त होती है, एक तो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होना चाहिए और एक कार्बन के साथ दोनों जो समूह जुड़े हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अब देखिए, जैसे हमने प्रकाशिक समावेता पढ़ा, प्रकाशिक समावेता एसिमेट्रिकल कंपाउंड शो करता है, ये चीज़ हमने पढ़ी। और एक किरेल कार्बन को देखा, उसके साथ चारों समूह अलग अलग थे, हमने उसके लिए एक स्पेशल नामकरण लेकर आए और उस नामकरण का नाम है आरस नामकरण। उसी प्रकार ज्यामितीय समावेता के अंदर भी जो ज्यामितीय समावेता के जो यौगिक है उनके लिए स्पेशल नामकरण होता है और उस नामकरण का नाम है ईजेड नामकरण। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ईजेड नामकरण। अनुक्रम नियम का पालन करते हुए ये नियम दिया गया जिसका नाम है ईजेड नामकरण। ईजेड नामकरण, ईजेड नामकरण। अब देखिए, जैसे आर का अर्थ रेक्टस था उसी प्रकार ई का मतलब है इंटीजन और जेड का अर्थ है जुस्सामन। इंटीजन और जुस्सामन। ठीक है, जुस्सामन का अर्थ होता है समान। ठीक है, और इसका अर्थ होता है विपरीत। अगर हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ ए जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये बी जुड़ा है, ये बी, अगर ये समान प्रकार के हैं तो हमारी फॉर्म क्या होती है, सिस की होती है। तो सिस की जगह अब हम क्या यूज करेंगे, जेड को यूज करते हैं। सिस ना लेकर के हम क्या लेते हैं, जेड लेते हैं। अगर ये समूह समान प्रकार के है तो जेड, अगर ये समूह विपरीत प्रकार के हैं तो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन सिस और ट्रांस से बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का नामकरण है, डिफरेंट प्रकार की चीज़ है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई कंपाउंड अगर सिस टाइप का है तो वो हमेशा ही जेड टाइप का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। और हमेशा ही जो ट्रांस प्रकार का है वो हमेशा ही कोई ज़रूरी नहीं कि ई प्रकार का हो। तो ये ई और ये किसको शो करेगा, जेड को शो करेगा। अब देखिए, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कार्बन H और यहाँ पर H और यहाँ Br जुड़ा हुआ है और यहाँ पर F जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल ले लिया हमने। एक बार ये एग्जाम्पल भी लिया, HOH, यहाँ NH2 और यहाँ CHO जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ तो कार्बन ही अलग अलग, कार्बन के साथ जुड़े हुए समूह ये अलग अलग है, वो भी अलग अलग, आपस में मैच नहीं कर रहे। ये तो चलो मैच कर रहा है तो हम सिस ट्रांस बना लेंगे, लेकिन मैच नहीं करते तो सिस ट्रांस कैसे बना सकते हम, नहीं बना सकते। लेकिन हम ईजेड बना सकते हैं।
तभी मैंने कहा कि सिस ट्रांस के साथ तुलना नहीं की जाएगी। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जैसे हम सिस लेते हैं समान समान की, वैसे जेड लेते हैं। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। 1 नंबर इसको दिया जाएगा, इसको 2 नंबर दिया जाएगा। इन दोनों की तुलना करेंगे तो 1 नंबर इसको दिया जाएगा, 2 नंबर। 1 और 1 अगर ट्रांस कंडीशन पर है, 1 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब इसका नामकरण क्या होगा, ई होगा। ठीक है। अब इन दोनों की तुलना की जाए, एच और सी एच ओ में 1 नंबर इसको, इसको 2 नंबर दिया जाएगा, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर दिया जाएगा। अब देखो 1 और 1 इधर आ रहे हैं, समान समान इधर आ रहे हैं, समान और समान एक साइड, समान और समान एक साइड, और समान के लिए क्या लगता है, जेड लगता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जेड। इसका नामकरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं अपने। जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर COOH, इधर OCH3, यहाँ पे H और यहाँ CH3 जुड़ा हो, यहाँ पे H और CH3 और OH ये जुड़ा हो। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 नंबर ऑक्सीजन, 2 नंबर कार्बन, यहाँ 1 नंबर कार्बन, यहाँ 2 नंबर। अब देखिए 2 समान 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 क्या हो जाएगा, जेड। जेड आता है समान के लिए। यहाँ पे देखिए 1 नंबर इसको दिया जाएगा और 2 नंबर इसको दिया जाएगा, लेकिन 1 नंबर इसको दिया जाएगा और 2 नंबर इसको दिया जाएगा। देखो समान समान इस साइड है, समान समान एक साइड है, और समान समान के लिए क्या आता है, जेड आता है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था कि सिस हो हमारे पास, तब हम क्या करते हैं, सिस जैसे होता है एक साइड में HH एक साइड में OH, तो उसके लिए जैसे समान समान होता है तो हम जेड लगाते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि सिस और ट्रांस के साथ तुलना नहीं की जाएगी। सिस और ट्रांस से बिल्कुल अलग चीज़ है। सिस ट्रांस अलग है, जेड अलग है। सिस ट्रांस हम सीधा ही ग्रुप सेम को देखकर डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर सेम और सेम एक दूसरे की ट्रांस कंडीशन पर है, और ट्रांस के लिए अगर हम ई ले लें बाई चांस तो ई आना चाहिए, लेकिन जेड आ रहा है नामकरण के अकॉर्डिंग। तो तभी ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिस और ट्रांस को देखकर ई जेड का नामकरण नहीं किया जाता, अनुक्रम नियम को देख करके ई जेड नामकरण किया जाता है। कभी भी आप सिस ट्रांस ऐसे मत सोचना कि इधर इधर सेम है, तो हम क्या कर देते हैं, सेम के लिए सिस लगाया और सिस ही जेड होता है। ये कोई जरूरी नहीं, कई जगह सिस जेड भी बन जाता है और कई जगह सिस ई भी बन जाता है। ये देखो ट्रांस है वैसे तो, लेकिन वैसे क्या आ रहा है, समान के लिए जेड आता है, जेड आ रहा है। ठीक है। तो एक सिस और ट्रांस और ई और जेड की आपस में तुलना मत कीजिए। ई जेड एक अनुक्रम नियम का पालन करते हुए नामकरण दिया गया है ज्यामिति समावेता के लिए। सिस और ट्रांस से तो हम अलग अलग कार्बन है उनके साथ जुड़े हुए समान समूह को देकर सिस ट्रांस में विभाजित कर देते हैं, लेकिन कई बार दोनों कार्बन के साथ अलग अलग समूह जुड़े होते हैं, तब हमें ई जेड की जरूरत पड़ती है, ई जेड नामकरण की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे CH3, यहाँ H और यहाँ CH3 और यहाँ OH ये ले लेते हैं। तो देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, इधर 1 नंबर और 2 नंबर, ये सेम तो जेड आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये कार्बन इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो OH जोड़ दिया और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। तो 1 नंबर इसको दिया जाएगा, 2 नंबर इसको, यहाँ 1 नंबर ये और यहाँ 1 नंबर ये, तो 1 2 1 विपरीत हो गया, ई हो जाएगा। अभी देखो ये एक दूसरे के ट्रांस कंडीशन में, तब तो जेड है, इसको ट्रांस बोला जाएगा वैसे तो, वैसे क्या है, जेड है। देखो और अब यहाँ पर देखो ये सिस बोला जाएगा,
लेकिन यहाँ ई विपरीत हो गया। तो ऐसे ये एग्जाम्पल इसीलिए तो लिया है कि आप सिस ट्रांस को रीजेड को आपस में मिक्स ना करो। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।